वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि हमारा एक टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का के साइंस पोर्शन का एक सिलेबस के साइंस पोर्शन का एक हिस्सा है। तो आप ये वीडियो जो है वो फुल वॉल्यूम पर सुनिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की मीनिंग और इनके टाइप्स। क्या विटामिन्स क्या चीज़ होते हैं? विटामिन्स केमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ केमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स एसेंशियल टू लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन्स केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, फैट्स केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो विटामिन्स हैं ये हेट्रोजेनस ग्रुप हैं। इसमें केमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें एक आम प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, वो है कोएंजाइम्स। ये एज कोएंजाइम्स काम करते हैं। तो विटामिन्स को डिस्कवर किया था कैसिमिर फंक ने। और विटामिन्स दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो फैट में घुल जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वाटर में घुल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है बी कम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। बी कम्प्लेक्स में आता है B1, B2, B3, B6, B12, B7 एंड B9। और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। विटामिन ई और रेटिनॉल, इसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर, और ये इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करता है। ये विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है और एपिथेलिया को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एपिथेलिया सेलों का एक लेयर होता है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, या फिर स्किन पे होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। जो भी सेल्स का लेयर होता है उसको एपिथेलियम बोलते हैं, और प्लूरल है एपिथेलिया। तो इनके मेंटेनेंस के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। तो विटामिन ए से ज़ीरोफ्थैल्मिया भी नहीं होता है, यानी कि ड्राइंग ऑफ द आइज़ भी नहीं होता है, और कॉर्नियल अल्सरेशन भी नहीं होती है, कॉर्निया में अल्सर नहीं बनता है। एक्चुअल में जो रेटिनॉल है वो कंपोनेंट है रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन रेटिना के रॉड सेल्स में एक पिगमेंट है जो कि डिम लाइट में देखने में मदद करता है। अगर रोडोप्सिन की कमी होगी तो डिम लाइट में देखने में दुश्वारी होगी। इसलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है। और ज़ीरोफ्थैल्मिया भी होता है, यानी कि ड्राइनेस ऑफ द आइज़ होती है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, और रात को नहीं दिखाई देता, क्योंकि रॉड्स जो है डिम विजन के लिए रोडोप्सिन उनमें होना चाहिए। अब सोर्सेज क्या है विटामिन ए के? चाहे चीज़ में होता है, एग्स में होता है, ख़ास तौर पर जो एग योक होता है उसमें ज़्यादा होता है। ऑयली फिश में होता है, फोर्टिफाइड लव फैट स्प्रेड्स में होता है, मिल्क और योगर्ट में होता है। मिल्क में A, D, E के सब फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और बी विटामिन्स भी कुछ होते हैं, B1, B2, राइबोफ्लेविन वगैरह वगैरह। लिवर प्रोडक्ट्स में भी विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन से हम विटामिन ए को बना सकते हैं, बॉडी बना सकती है बीटा कैरोटीन से विटामिन ए को। और बीटा कैरोटीन होता है वेजिटेबल्स में, जो कि मिसाल के तौर पर स्पिनच, कैरेट, स्वीट पोटैटोज एंड रेड पेपर्स। या फिर येलो फ्रूट में भी होता है, जैसे मैंगो है, पपाया है और एप्रिकॉट्स हैं, इनमें भी होता है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन को बॉडी फिर कन्वर्ट करती है विटामिन ए में। विटामिन डी, इसको बोलते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। ये ज़रूरी है कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में। तो विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है जब अल्ट्रा वायलेट रेज स्ट्राइक करती हैं विटामिन को स्किन को। तो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन जब स्ट्राइक करती हैं स्किन को, तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है कोल कैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं। फिर ये जाता है लिवर में। तो लिवर में इसको हाइड्रोक्सिलेशन होती हैं, इसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन D2 भी बोलते हैं। तो
इसके बाद फिर ये किडनी में जाता है और उसको एक और हाइड्रोक्सिलेशन होती है जिसको बोलते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन D3 भी बोलते हैं। ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जो बॉडी में काम करता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस बढ़ाता है और इनकी एक्सक्रीशन कम करता है। और इसके इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि इसको एक लोकल हार्मोन बताया जाता है और पुराने ज़माने में इसको एंटी रिकेट्स फैक्टर भी बताया जाता था क्योंकि ये रिकेट्स प्रिवेंट करता है। रिकेट्स एक डिजीज़ है जो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है या फिर कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से या फास्फोरस डिफिशिएंसी की वजह से। और एडल्ट्स में ऑस्टोमेलेशिया करता है। ऑस्टोमेलेशिया और रिकेट्स एक ही चीज़ है। इन दोनों कंडीशंस में बोन्स सॉफ्ट बन जाते हैं और बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है जिसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन ऑफ बोन, उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। तो विटामिन डी ऑयली फिश में होता है जैसे सलमान है, सार्डाइन है, हेरिंग है, मैकरल में, रेड मीट में होता है, लिवर में होता है, एग योक्स में होता है और फोर्टिफाइड फूड में होता है। इसके अलावा मिल्क में भी होता है जैसे कि हमने अभी बताया कि विटामिन A, D, E, K यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन मिल्क के जो फैट वाला पोर्शन होता है यानी कि क्रीम जो होती है उसी में होते हैं। विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल्स। विटामिन ई कलेक्टिव नाम है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का जिनको बोलते हैं टोकोफेरॉल्स, जिनमें सबसे कॉमन है अल्फ़ा टोकोफेरॉल। इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर क्योंकि ये फर्टिलिटी बढ़ाती है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और फ्री रेडिकल्स को खाती है, सिकेवेंज करती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को सिकेवेंज करती है। इससे लाइफ की प्रोलॉन्ग हो जाती है और कैंसर से इंसान बच जाता है। तो जब विटामिन ई डेफिशिएंसी होती है उससे रेटिनोपैथी होती है। रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना को डैमेज होता है जिससे देखने में दुश्वारी होती है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है यानी कि नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। फिर हार्ट में सेंसेशन नहीं रहती, फीट में सेंसेशन नहीं रहती वगैरह वगैरह। एटैक्सिया यानी कि इनकोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी मूवमेंट्स को पर कंट्रोल नहीं रहता और इम्यून फंक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन जाते हैं और वो टिश्यू डैमेज करते हैं। सोर्सेज जो विटामिन ई के हैं वीट जर्म ऑयल हैं, सनफ्लावर, सैफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, पीनट बटर हैं, बीट ग्रीन्स, कोलाड ग्रीन्स, स्पिनच हैं यानी कि लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन है, रेड बेल पेपर है, एस्पैरागस है, मैंगो है, एवोकाडो है। ये सोर्सेज है विटामिन ई के। अब विटामिन के की तरफ आते हैं। विटामिन के को हम मेनाक्विनोन भी बोलते हैं, मेनाडायोन भी बोलते हैं और फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ये 3 फॉर्म्स हैं विटामिन के K1, K2, K3 और फाइलोक्विनिन इनमें से प्लांट्स में से निकलता है। विटामिन के ज़रूरी होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। ये क्लॉटिंग इफ ब्लड नहीं है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है। तो जब ज़ख्म लगता है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है और उसमें एक क्लॉट बन जाता है, उससे रुक जाती है ब्लीडिंग। उस प्रोसेस को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा या फिर स्लो होगा। ये विटामिन के करता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में मदद करता है और प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है क्लॉटिंग पाथवे में। तो जब तक प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तब तक क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसलिए क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के काजेज़ ब्लीडिंग डिजीज़ यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा क्योंकि क्लॉट बनता ही नहीं है या फिर बहुत स्लोली बनता है, उससे लॉन्गर क्लॉटिंग टाइम होता है जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। फाइलोक्विनोन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सोयाबीन और कैनोला ऑयल में होता है और सलाद ड्रेसिंग्स में होता है। मेनाक्विनोन जो है वो नाटो में होता है यानी कि फर्मेंटेड सोयाबीन और मीट, चीज़ और एग्स में भी होता है। ये सोर्सेज हैं विटामिन के। अब हम विटामिन B12 की तरफ आते हैं जिसको एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बल्कि 99% एनिमल सोर्सेज में ही पाया जाता है। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्टमक में होता है। अगर ये कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से ब्लड में। तो फंक्शन क्या है विटामिन B12 की, ये फॉर्मेशन ऑफ DNA और रेड ब्लड सेल्स में मदद करता है। जब फॉर्मेशन ऑफ DNA होगा तभी रेड ब्लड सेल्स भी फॉर्म होंगे, तो इनमें मदद करता है विटामिन B12।
जब डिफिशिएंसी होगी विटामिन B12 की तो हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है या परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया तब होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं होगा, तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब ही नहीं होगा ब्लड में फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो फिर एनीमिया होगा ही। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब विटामिन B12 कम होता है, तो इससे बड़ी आरबीसीज बनती है और लेसर नंबर ऑफ आरबीसीज बनती हैं। अनीमिया क्या चीज़ होती है? अनीमिया तब होता है जब आरबीसी का नंबर ब्लड में कम होगा या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगा। इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है, जिसकी वजह से दम घुटता है, उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या तो वो आरबीसीज कम होने की वजह से होता है या फिर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। अब B12 की डिफिशिएंसी की वजह से मेगलोब्लास्ट यानी कि बड़ा आरबीसी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया होता है। इस लेक्चर में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, इसमें समझना ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी रिटेन होगी उतना अच्छा है। सोर्सेज जो विटामिन B12 के हैं वो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज ही हैं, फिश, शेलफिश, लिवर, रेड मीट, एग्स, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन B और थायामीन जो हैं वो पार्ट हैं बहुत से कोएंजाइम्स के का। मिसाल के तौर पर थायमीन पायरोफॉस्फेट जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, जब हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। जब हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एक उस फॉर्म में, जब वो क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो सके, तो उसको ब्रिज स्टेप बोलते हैं रेस्पिरेशन का। जो ब्रिज स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, उसमें थायमीन पायरोफॉस्फेट यूज़ होता है। तो रेस्पिरेशन में विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है, B1 की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि थायमीन की ज़रूरत पड़ती है। थायमीन ब्रेन के जो वाइट मैटर जो होता है ब्रेन का, उसके लिए भी ज़रूरी है। ब्रेन में दो तरह के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है। तो वाइट मैटर की इंटीग्रिटी के लिए थायमीन की ज़रूरत पड़ती है। फ़िश में एक एंजाइम होता है, रॉ फिश में, अनकुक्ड फिश में, तो उसको बोलते हैं थायमिनेज। अगर ये डिस्ट्रॉय करता है थायमीन को, डाइटरी थायमीन को, इसलिए रॉ फिश हमें नहीं लेना चाहिए, हमें फ़िश को कुक करना चाहिए, जिससे थायमिनेज डिस्ट्रॉय होगा और फिर हम थायमीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी हमें। तो अगर किसी वजह से थायमीन की डेफिशिएंसी होगी, उससे बेरी होती है। बेरी एक डिजीज़ है जिससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इससे मसल लॉस होता है और फीलिंग कम हो जाती है, हैंड्स और फीट में फीलिंग कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं बेरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है और कंट्रोल नहीं रह पाता है। विटामिन B1 यानी कि थायमीन की डिफिशिएंसी से वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी होता है। ये अल्कोहलिक्स में होता है और इसमें कन्फ्यूजन होता है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जैसा कि बेरी में हमने अभी जिक्र किया। अब थायमीन कहाँ से मिलता है? मीट्स से मिलता है और होल ग्रेन्स से मिलता है। होल ग्रेन्स पॉलिश्ड ग्रेन्स में थायमीन नहीं होता है, तो ग्रीन पीस में भी मिलता है और सनफ्लावर सीड्स और योगर्ट में भी मिलता है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन ये कंपोनेंट हैं फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी कि FMN और FADH2 का, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों हैं कोएंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये कैरियर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स हैं इन रेस्पिरेशन। ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं और देते भी हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस में जो कि रेस्पिरेशन में होती है। मिसाल के तौर पर वो रिएक्शन जिसमें ATP जनरेशन होती हैं उसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। उसमें भी फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN और FADH2 इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह क्रेब्स साइकिल में भी इस्तेमाल होते हैं, FADH2 क्रेब्स साइकिल में भी इस्तेमाल होता है और क्रेब्स साइकिल पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो जब डेफिशिएंसी होती है राइबोफ्लेविन की, उससे ग्लोसाइट्स होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, उसको स्वोलन टंग भी बोलते हैं। और कटरैक्ट भी होता है, यानी कि ओपेसिटी इन आइज़, और हेयर लॉस भी होता है, स्किन रैश भी होता है, वगैरह वगैरह। राइबोफ्लेविन हमें मिलता है मीट से, नट्स से और वेजिटेबल्स से और डेयरी प्रोडक्ट्स से भी।
अब हम विटामिन B3 या नियासिन की तरफ आते हैं। इसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। अब निकोटीन से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम नियासिन रखा गया। फिर नियासिन बनता है, कभी कभी नियासिन बनता है ट्रिप्टोफान से। जब ट्रिप्टोफान बॉडी में ज़्यादा हो तो उसमें ये एक अमीनो एसिड है, उससे नियासिन बन सकता है। तो अगर नियासिन की डिफिशियंसी तब नहीं होगी जब ट्रिप्टोफान एबंडेंस में होगा। तो जो नियासिन है ये भी कंपोनेंट है कोएंजाइम्स का, NAD और NADP का। NAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कोएंजाइम्स हैं जो यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में और ग्लाइकोलिसिस में, और प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं HMP शंट वगैरह में। तो ये कोएंजाइम्स हैं बिल्कुल FAD और FADH2 की तरह। ये भी कैरियर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बहुत सारी रिएक्शंस में पार्ट प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉस्फोरिलेशन, ATP सिंथेसिस में इनका भी हाथ है। तो जब डिफिशियंसी होती है निकोटिनामाइड या नियासिन की, उससे प्लाग्रा होता है। प्लाग्रा में क्या होता है? प्लाग्रा में डार्क रैश स्किन पर डेवलप होता है, जो कि सनलाइट पर को एक्सपोज होते हैं, वहाँ डार्क रैश प्रोड्यूस होता है। और टंग में रेडनेस प्रोड्यूस होती है, लाल हो जाती है टंग। कॉन्स्टिपेशन भी होता है, डायरिया भी होता है। निकोटिनाइड मिलता है मीट से, पोल्ट्री से और फिश से। ब्राउन राइस में भी होता है और नट्स में भी होता है, बनानाज में भी होता है। जैसा कि भी हमने बताया कि ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से भी हम नियासिन को बना सकते हैं, यानी कि बॉडी बना सकती है। विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड एक कंपोनेंट है कोएंजाइम A का। कोएंजाइम A एक केमिकल है जो कि पार्ट लेती है रेस्पिरेशन में। ये क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेती है, इसके बगैर क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। इसके अलावा जो कोएंजाइम A हैं और पेंटोथेनिक एसिड है, वो एसाइल कैरियर प्रोटीन का भी पार्ट हैं, जो कि फैट सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कोएंजाइम A भी फैट सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, इसलिए पेंटोथेनिक एसिड इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए और फैट सिंथेसिस के लिए। तो जब डेफिशिएंसी होती है तो पेंटोथेनिक एसिड की, तो कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। इरिटेबिलिटी होती है, फैटिग होता है। फैटिग इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं होती है। जब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो फैटिग होगा ही। मसल क्रैम्प्स भी होते हैं वगैरह वगैरह। सोर्सेज क्या है पेंटोथेनिक एसिड्स के? इसके मेन सोर्सेज मीट हैं, मशरूम्स हैं, नट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और मिल्क हैं, पोटैटोज़ वगैरह वगैरह। बायोटिन या विटामिन H या विटामिन B7 ये मदद करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में। ये कैटाबॉलिज्म में मदद करता है, और फिर इनसे जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे बॉडी में एनाबॉलिज्म होती है। तो इन शॉर्ट ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म में। तो जब डेफिशिएंसी होती है बायोटिन की, फिर थिनिंग ऑफ हेयर होता है, स्केली स्किन रैश होते हैं और ब्रिटल नेल्स बनते हैं। बायोटिन का सोर्स है बीफ, लिवर, एग्स, सलमन, एवोकाडोज, पोर्क, स्वीट पोटैटो, नट्स एंड सीड्स। फोलिक एसिड और विटामिन B9 ये भी विटामिन B12 की तरह DNA और RNA सिंथेसिस में चाहिए होता है, और इसलिए फॉर्मेशन ऑफ RBCs में भी चाहिए होता है। इसके अलावा ये डिग्रेडेशन करता है होमोसिस्टीन की। होमोसिस्टीन एक टॉक्सिक अमीनो एसिड है जो कि बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। अगर इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसलिए फोलिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो ये एक इसकी फंक्शन है। जिस तरह विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसी तरह फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें बड़ी RBCs बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, और वो लेस इन नंबर होती हैं। खून में दो तरह के सेल्स होते हैं, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल होती है, ज़रूरी है, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़। विटामिन C या इसको बोलते हैं एंटी स्कर्वी फैक्टर, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा ये वाउंड हीलिंग में मदद करता है, क्योंकि ये कोलेजन की सिंथेसिस में मदद करता है। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रोटीन है, और कनेक्टिव टिश्यू इस्तेमाल होता है वाउंड हीलिंग में। जब कोलेजन होगा तभी कनेक्टिव टिश्यू प्रोलिफरेट करेगा, बढ़ेगा, और तभी वाउंड हील होगा। अगर कोलेजन नहीं होगा तो वाउंड हीलिंग नहीं होगी।
इसीलिए एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी में वाउंड हीलिंग नहीं होती है। तो जब डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की, उसको बोलते हैं हम स्कर्वी। तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ कोलेजन से होता है, इससे वीकन होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, फिर स्किन स्पॉट्स बनते हैं और ब्लीडिंग होती है, ब्रीजिंग होती है। तो इसी तरह स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी होता है, टीथ भी, लॉस ऑफ टीथ भी होता है, दांत भी निकल जाते हैं, हेयर लॉस भी होता है, और डिलेड हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड्स होता है, हीलिंग नहीं होती है वाउंड्स की। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। नॉन हीम आयरन मतलब जो हीम से जुड़ा हुआ नहीं है। आयरन जो ब्लड में होता है वो हीम से जुड़ा हुआ होता है, हीम एक कंपाउंड है। तो इसके अलावा जो आयरन है जो हीम से नहीं जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं नॉन हीम आयरन। इस आयरन को एब्जॉर्ब करने में इंटेस्टाइन से ब्लड में मदद करता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया होगा, क्योंकि जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी नहीं है, तो इससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑरेंज में, कीवी में, लेमन में, ग्रेप फ्रूट में वगैरह वगैरह, या बेल पेपर्स में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, टोमेटोज़ में होता है, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में होता है, ब्रोकोली, ब्रसल्स यानी कि गोभी वोभी में, कॉलीफ्लावर, वाइट पोटैटोज़ में होता है जो कि सफ़ेद आलू होता है। कुछ विटामिन्स हीट स्टेबल होते हैं और कुछ सेंसिटिव होते हैं। जो स्टेबल विटामिन्स हैं वो ब्लू कलर में दिए हुए हैं, ए, डी, ई, के। विटामिन ए तभी स्टेबल है जब एब्सेंस ऑफ एयर होगा। B2 भी स्टेबल है, यानी कि राइबोफ्लाविन। बाकी बी विटामिन जो हैं वो सेंसिटिव हैं, हीट लेबाइल हैं, ये हीट से डिस्ट्रॉय होते हैं। B12 भी डिस्ट्रॉय होता है और सी भी डिस्ट्रॉय होता है। इसी तरह लाइट से जो विटामिन डिस्ट्रॉय होते हैं वो है ए, ई, बी विटामिन, B2, B12, सी और फोलिक एसिड। सिर्फ डी और के विटामिन हैं लाइट स्टेबल। कोलिन को भी कभी हम विटामिन मानते हैं और इसको लिपोट्रॉपिक फैक्टर बोलते हैं। ये लिपोलिसिस में मदद करता है, यानी कि फैट को गलवाने में, मतलब फैट डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको कंटेंट मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।